नमस्कार, मैं हूं मुकेश शुक्ला और खेल समाचार के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विश्व कप में कल भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा महामुकाबला। इस विश्व कप में अब तक 2-2 मुकाबले जीत चुकी दोनों टीमों की नजरें जीत की हैट्रिक लगाने पर। विश्व कप में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के सामने 246 रन का लक्ष्य रखा। पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर बनाए 245 रन। मुशफ़िकुर रहीम ने खेली अशतकीय पारी। आईओसी की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक में अतिरिक्त खेल प्रस्ताव को आईओसी सत्र में रखा गया। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लोक्रोस, स्क्वॉश को भी हो सकते हैं शामिल। कल से मुंबई में आयोजित होगा आईओसी सत्र। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप से जुड़ी खबरों के साथ। और आईसीसी विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब तक 2-2 मुकाबले जीत चुकी दोनों टीमों की नजरें जीत की हैट्रिक लगाने पर होंगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को हराने में सफलता पाई। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ वनडे विश्व कप में भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान अब तक 7 बार वनडे विश्व कप में आमने सामने हुए, जिसमें भारत ने सभी 7 मैचों में जीत दर्ज की है। तैयार हो जाइए क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी जंग के लिए। विश्व कप के सबसे बड़े मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होने जा रही है। इस मुकाबले के लिए फैंस का उत्साह चरम पे है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले पर हमारी एक खास रिपोर्ट। विश्व कप के सबसे बड़े मुकाबले के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम गवाह बनने जा रहा है 2 चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी विश्व कप के महामुकाबले का। आईसीसी विश्व कप में एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने होने जा रही हैं। 1,32,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी तो उनकी नजरें जीत की हैट्रिक पर होंगी। भारतीय टीम ने अब तक विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले 2 मैचों को आसानी से अपने नाम किया है। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों अच्छी नजर आ रही है। सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा ने पिछले मुकाबले में जहां शतकीय पारी खेलकर अपने फॉर्म में होने का परिचय दे दिया, वहीं तीसरे नंबर पर विराट कोहली और चौथे नंबर पर केएल राहुल भी अच्छे फॉर्म में हैं। कोहली जहां लगातार 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, वहीं राहुल ने पहले मैच में 97 रन की नाबाद पारी खेली थी। पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में हुए एशिया कप के मुकाबले में भी कोहली और राहुल ने शतक लगाया था। ऐसे में खेल प्रेमियों को उनसे एक बार फिर वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। श्रेयस अय्यर भी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। ऑलराउंडर की भूमिका में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा टीम को और ज्यादा मजबूती देंगे। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 विकेट लिए थे। वहीं सिराज का खेलना भी तय है। स्पिन विभाग का जिम्मा जडेजा के साथ कुलदीप यादव संभालते दिखाई देंगे। कुलदीप ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। अहमदाबाद में भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतरती है या फिर 3 तेज गेंदबाजों के साथ, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पहले 2 मैच में पाकिस्तान ने खेल के हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक शानदार फॉर्म में है। श्रीलंका के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेलकर विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि कप्तान बाबर आजम का फॉर्म टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है। सऊद शकील और इफ्तिकार अहमद भी बड़ी पारी खेलने का मादा रखते हैं। गेंदबाजी में शाहीन शाह आफरीदी, हारिस राउफ और हसन अली की तिकड़ी भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बात अगर आंकड़ों की करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 134 मुकाबले हुए हैं। इसमें पाकिस्तान ने 73 और भारत ने 56 मैच जीते हैं। हालांकि वनडे विश्व कप के आंकड़े कुछ कहानियां बयां करते हैं। 50 ओवर के फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम भारत को विश्व कप में कभी हरा नहीं पाई है। भारत और पाकिस्तान अब तक 7 बार वनडे विश्व कप में आमने सामने हुए हैं, जिसमें भारत ने सभी 7 मैच जीते हैं। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2 बजे दिन में शुरू होगा। इस समय खिलाड़ियों को थोड़ा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने शाम के समय थोड़ी बारिश की भी संभावना जताई है।
दोनों देशों के बीच पिछले मुकाबलों में खेल प्रेमियों की सांसें रोक दी थी। क्या पाकिस्तान आईसीसी विश्व कप में भारत के खिलाफ अपनी हार के सिलसिले को तोड़ने में कामयाब होगा या फिर भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपना अजय रिकॉर्ड बरकरार रखने में सफल होता है? दोनों ही टीमें विश्व कप में अब तक दो मुकाबले खेल चुके हैं और दोनों में उन्हें जीत हासिल हुई है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली बात यह होगी कि क्या यहाँ पे पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा या भारत एक बार फिर बाजी बांधने में सक्षम होता है। कैमरा पर्सन पी सेंटर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अहमदाबाद। तो तैयार हो जाइए क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़ी जंग का गवाह बनने के लिए। विश्व कप के सबसे बड़े मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होने जा रही हैं। इस मुकाबले के लिए फैंस का उत्साह चरम पर है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट। दिल और जज्बात से बढ़कर जोश और जुनून से भरपूर दिग्गजों के बीच वर्चस्व और आत्मसम्मान की लड़ाई, और इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े महामुकाबले की, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। वर्ल्ड क्रिकेट के दो दिग्गज के बीच ये भिड़ंत दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के बाद भारत इस मुकाबले में प्रबल दावेदार के तौर पर उतरेगा, लेकिन हम हैदराबाद में पाकिस्तान के जोरदार प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने दिखाया है कि उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफी की शानदार बल्लेबाजी ने जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ सनसनीखेज रन चेस का नया विश्व कप रिकॉर्ड बनाया, उससे पाकिस्तान के इरादे साफ झलकते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मंच सज चुका है और पूरी दुनिया इस महामुकाबले को देख रही है। एशिया कप जीतने के बाद और घरेलू मैदान पर विश्व कप की शानदार शुरुआत करने के बाद भारत इस मैच में बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उतरेगा, लेकिन फिर भी ये मुकाबला कम नहीं आंका जा सकता। और पाकिस्तान जहां अपने गेंदबाजी आक्रमण में सुधार करना चाहेगा, वहीं भारत एक वेल ऑयल मशीन की तरफ से उभरा है इस मुकाबले में। इनफैक्ट दो मैच अगर देखें तो भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। जैसे जैसे महामुकाबले का दिन नजदीक आ रहा है, क्रिकेट के शौकीनों की सांसें तेज होती जा रही है। हम इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लिए तैयार हैं। भारत प्रबल दावेदार है इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने दिखाया है कि एक बड़े मुकाबले में वो बड़ी ताकत बनकर उभरते हैं। तो ऐसे में अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये महामुकाबला ऐसा है जहां से आप दूर नहीं रह सकते। अहमदाबाद के शानदार नरेंद्र मोदी स्टेडियम से कैमरामैन पी सेंथिल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य आपके साथ। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार इस महामुकाबले के लिए, क्योंकि आप हट भी नहीं पाएंगे और हिल भी नहीं पाएंगे। मुकाबला काफी दिलचस्प होगा और भारत और पाकिस्तान की टीम विश्व कप के एक मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और इसकी दर्शकों की कुल क्षमता 1,32,000 है। स्टेडियम में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो स्टेडियम को सबसे खास बनाती हैं। देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी भिड़ंत के लिए तैयार हो जाइए, जो कि भारत बनाम पाकिस्तान के बीच है। ये बड़ा मंच एक महामुकाबले के लिए तैयार है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विश्व कप के ग्रैंड फिनाले के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबले की मेजबानी के लिए भी तैयार है। 1,32,000 क्षमता वाले इस प्रतिष्ठित मैदान में बहुत कुछ हुआ है। 1987 में सुनील गावस्कर के ऐतिहासिक 10,000 टेस्ट रन भी इसी मैदान में हुए थे और उसके साथ साथ आईपीएल का फाइनल भी इस मैदान ने देखा। और 2011 के अविस्मरणीय विश्व कप को ना भूले। 2011 में विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया टीम के 96 के बाद हर एक दिवसीय विश्व कप के फाइनल में पहुंचने की जो सिलसिला था उसको तोड़ दिया था। कुल मिलाकर इस स्टेडियम में अब तक विश्व कप के 5 मैच खेले गए हैं। 1996 में 1, 2011 में 3 और इस संस्करण का पहला मुकाबला भी इस मैदान में खेला गया है। तो इस प्रसिद्ध मैदान पर क्रिकेट इतिहास की अविस्मरणीय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। दिल दहलाने वाला एक्शन, रोमांचकारी क्षण और भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंदिता का गवाह बनने के लिए भी तैयार हो जाइए। अहमदाबाद के शानदार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कैमरामैन पी सेंथिल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार के लिए।
तो बिल्कुल सीधे चलेंगे तापस के पास जो इसी स्टेडियम से जुड़ रहे हैं और कल के इस मुकाबले में ताज़ा जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। तापस, बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने का। आपकी हमने रिपोर्ट्स देखी, बड़ा उत्साह न केवल दर्शकों में, आप में भी साफ तौर पर दिखाई दिया है। एक पत्रकार के नाते आपने कई सारे मैचेस भी देखे, कल क्या खास होने वाला है? क्या बाबर आजम से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है टीम इंडिया? बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहित शर्मा का प्लान बहुत क्लियर है, जाइए रन बनाइए, अगर बैटिंग करते हैं, अगर फील्डिंग करते हैं तो उनको रोकिए। बहुत क्लियर कट है। और रोहित शर्मा खुद अपने अभी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात पे जोर दिया कि शायद हम देख पाएंगे 99% चांस है शुभमन गिल का इस मैच में खेलने के लिए। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शुभमन गिल इस मैच में खेल पाएंगे और ये उसके लिए रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट 99% कहा कि वो अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए। तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओपनिंग में हमने देखा 2 मैचेस में ये भारत स्ट्रगल किया है, लेकिन अगर शुभमन गिल अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि शुभमन गिल बैटिंग लाइनअप में आए और बेहतरीन प्रदर्शन करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच को देखने के लिए। तो और दूसरी चीज़ जो अहम है कि इस वर्ल्ड कप में एक और चीज़ अहम हो जाएगी कि ये जैसे आपने कहा कि 1,32,000 के ऊपर इसकी कैपेसिटी है। तो हम देखेंगे कि भारत का जो इतने सारे लोग, जो 1,32,000 लोग आएंगे, वो जब सपोर्ट करेंगे भारत को तो एक अलग उत्साह मिलेगा। बाबर आजम की पीसी अगर हम बात करें तो उसमें उन लोग कह रहे थे कि ड्यू फैक्टर शायद काम हो सकता है, शायद कुछ वर्कआउट करे। लेकिन अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, वो कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर, नो ड्यू फैक्टर, पिच, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, कोई फैक्टर नहीं है, हम खेलेंगे। हमारे पास वो खिलाड़ी हैं जो हर पिच में, हर कंडीशन में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस है, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। वो कहते हैं कि साथ हम लोग हर मैच को ऐसे ट्रीट करें जैसे वो पहला मैच है हमारे लिए, और यही करना चाहिए। क्योंकि 2019 का, मुकेश आप भी गए थे, हमने देखा था कि बहुत जल्दी शायद भारत पीक कर गया था। ये यहाँ पे भारत बहुत अच्छे मोमेंटम पे है और ये शायद भारत के लिए बहुत अहम होने वाला है। बिल्कुल, एशिया कप में हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन, उससे पहले अभी 2 मुकाबलों में देखा जिस तरह से हमने स्ट्रांगली परफॉर्म किया बैटिंग और बॉलिंग में। लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हैदराबाद में जो प्रदर्शन पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ करा और 300 रन के आंकड़े को चेस करके दिखाया, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज है दोनों टीमों की तरफ से। दर्शकों के लिए भरपूर एंटरटेनमेंट यहाँ से देखने को मिल सकता है मोटेरा स्टेडियम से। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दर्शक भारी मात्रा में यहाँ पे आएंगे। और एक जैसे अब बार बार कहते हैं ये लोग, क्रिकेट अगर रिलीजन है भारत का अनऑफिशियली, तो ये मंदिर है। 1,32,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो एक तरह से एक मंदिर है क्रिकेट का उस तरीके से। तो वर्ल्ड क्रिकेट की जो निगाह है कल यहाँ पे रहेगी, विश्व की निगाह के साथ साथ भारत के 1.4 बिलियन लोगों की निगाहें हैं यहाँ पे। और अहमदाबाद के लोग तो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। अभी से हम देख पा रहे हैं लाइन लगा के रखे। एक छोटा सा सवाल है मेरा, कौन होगा बेस्ट? या रोहित शर्मा हिटमैन आएंगे या बाबर आजम, जिन पर दाव खेल रही है पाकिस्तान लेकिन अभी वो फॉर्म में नहीं है? इन दोनों को लेकर के बड़ा टसल चल रहा है, कौन है बेस्ट और कौन होगा यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ? देखिए मुकेश, दिल है हिंदुस्तानी, तो मैं तो यही कहूँगा, हो या हिटमैन या किंग कोहली, हमारे ही भारत का कोई बंदा निकले और जीत हमें ही हो, हमारी देश की हो, और 7-0 का जो आंकड़ा है वो 8-0 में तब्दील हो। बहुत बहुत शुक्रिया तपस इस तमाम जानकारी के लिए और सीधे नरेंद्र मोदी स्टेडियम से जुड़ने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए इस महामुकाबले पर। कल होगा ये महामुकाबला 2 बजे और उस पर भी हम जानकारी लेंगे, तपस से जानने की कोशिश करेंगे क्या होगा वहां पर फैंस का रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की टीम 7 बार आमने सामने हुई है और 7 बार भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराने में कामयाबी पाई है। एक नज़र इन दोनों टीमों के बीच वनडे विश्व कप में अब तक के हुए मुकाबलों पर। तो वनडे में विश्व कप में भारत और पाकिस्तान 1992 विश्व कप में आमने सामने हुए। वहां पर भारत ने 43 रन से यह मुकाबला जीता था। यह मुकाबला इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि यहाँ किरण मोरे और जावेद मियांदाद के बीच जो टसल था वो सबने देखा। 1996 में यहाँ पर वेंकटेश प्रसाद का जो विवाद था वो देखा गया आमिर सोहेल के साथ, जब उन्होंने बाउंड्री लाइन की तरफ मारा था चौका और उसके बाद अगली गेंद पर वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल को चलता किया था। 39 रन से भारत जीता था ये मुकाबला।
उसके बाद रुक करेंगे 1999 विश्व कप में, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ। इसमें सबने देखा पाकिस्तान के पेस अटैक को, और उसमें वापस आए थे शोएब अख्तर, जिनकी गेंदबाजी ने एक बार फिर से सभी की निगाहें अपनी ओर खींची थी। लेकिन भारत ये भी मुकाबला जीता। 2003 यहां पर सचिन का वो कट शॉट जिससे उन्होंने मारा था शोएब अख्तर की गेंद पर, वो बहुत ही तेज गेंद थी जिस पर विकेट कीपर के पीछे से वो सीधे छक्के के लिए गई थी, और बहुत ही शानदार ये मुकाबला भी रहा था। सचिन अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे। 2011 जहां भारत ने इतिहास रचा था, सेमीफाइनल में पाकिस्तान को मोहाली में हराया था, 29 रन से ये जीत दर्ज की थी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला था। यहां पर भी सचिन के कई कैचेस जो वो छोड़े गए थे, और उसका खामियाजा पाकिस्तान में भुगता। 2015 विश्व कप भारत ने 76 रन से इस मुकाबले को जीता था। वहीं 2019 विश्व कप भारत 89 रन से यहां पर जीतने में कामयाब रहा था। यहां हिटमैन का बल्ला देखने को मिला था, जिस तरह से हिटमैन के बल्ले से रन निकले थे, और काफ़ी शानदार मुकाबला था। तो यानी ये 7 मुकाबले भारत 7-0 से आगे, यानी क्लीन स्वीप करता हुआ। और जैसा तपस ने बोला कि सबको उम्मीद है कि 8-0 का ये आंकड़ा होगा। मौका जो कैंपेन चल रहा है, क्या यहाँ पर अपने मौके को भुना पाएगी पाकिस्तान, या फिर भारत बाजी मारेगा इस मौके में। वहीं आज के मुकाबलों की बात कर ले तो आईसीसी विश्व कप में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 246 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम बगैर किसी नुकसान के एक रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 245 रन बनाए। बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही, और पारी की पहली गेंद पर लिटन दास को बोल्ट ने आउट कर दिया। ताजिद हसन 16 रन बनाकर आउट हुए। मेहदी हसन मिर्जा ने पारी को संभालने की कोशिश की, हालांकि वो 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नजमुल हुसैन मंटो ने 7 रन की पारी खेली, और वो फिर आउट हो गए। उसके बाद 56 रन पर बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। कप्तान शाकिब अल हसन ने अनुभवी मुशफ़िकुर रहीम के साथ मिलकर पारी को संभाला और टीम को उबारा। दोनों ने 5वें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। शाकिब अल हसन 40 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मुशफ़िकुर रहीम ने 66 रन की पारी खेली। निचले क्रम में मोहम्मदुल्लाह ने महत्वपूर्ण 41 रन की पारी खेली। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में अमेरिका के लॉस एंजल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में अतिरिक्त खेल प्रस्ताव आईओसी सत्र में रखा गया। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, T20, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वॉश उन 5 खेलों में शामिल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने आगामी आईओसी सत्र में ओलंपिक खेलों के लिए अतिरिक्त खेल के रूप में प्रस्तुत किया है। आईओसी का सत्र शनिवार को मुंबई में शुरू होने जा रहा है। इन अतिरिक्त खेलों को लॉस एंजल्स की आयोजित समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने रोलर स्पोर्ट्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 कांस्य पदक जीते थे। 3000 मीटर टीम रिले में भारत की महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता था। भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले रोलर कोस्टर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुचित्रा ने। 19वें एशियाई खेलों में कई खेलों में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला। कई खेल ऐसे रहे जो इन एशियाई खेलों में एकदम लाइमलाइट में आ गए, और इस वक्त हमारे साथ हैं भारत के 2 रोलर स्केटर्स जिन्होंने भारत को पदक दिलाया है। कैसा रहा आपका अनुभव, और रोलर स्केटिंग के बारे में अब लोगों को ज़्यादा जानने का मौका मिल रहा है क्योंकि आप लोग पदक लेकर आए। हमारे स्पोर्ट्स में मेडल जीतना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोलर स्केटिंग को ज़्यादातर लोग एज अ फन स्पोर्ट्स मानते हैं। तो ये जो मेडल था, ये अभी हम लोग के स्पोर्ट्स के लिए एक रिकग्निशन के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, और हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी भी थी कि हम लोग ये मेडल वापस लेके आए, और एक इंडिया के टैली में हम लोग का स्पोर्ट्स रहे। और हम लोग के स्पोर्ट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि हम लोग को इतना रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी ये मेडल के बाद शायद से हम लोग को और बढ़ावा मिलेगा, और हम लोग शायद से और ज़्यादा मेडल ला सकते हैं। ये तो पहला शुरुआत था। हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि अगले एशियन गेम्स में काफ़ी हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि इंडिया एक क्रिकेट नेशन है, एंड यू आर मैरिड टू अ क्रिकेटर, तो आपके लिए कैसा था कि हस्बैंड क्रिकेट खेलते हैं और आप रोलर स्केटिंग परस्यू कर रही हैं? हस्बैंड का कैसा सपोर्ट रहा, और इस अचीवमेंट पर उनका क्या कहना है? My husband's a cricketer as well. His name is Sandeep Warrior. कभी ही वॉज नेवर क्या डिमोटिवेट कभी नहीं किया. ही ऑलवेज पुश्ड मी टू गेट बेटर. और वो आई थिंक तब मैं मेडल जीता, ही वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल. और वो इतना प्राउड था कि हमारा इतना आई एम स्केटिंग फॉर 22 years. तो इतने साल का मेहनत, अभी वी गॉट
we've got some appreciation for it. इस बार तो हम ब्रॉन्ज जीते थे, so hopefully next Asian Games में we can change it to gold and win more individual medals. But yeah, cricketer, having a cricketer at my house, it was actually just a support for me. और अभी तो cricketers को भी पता है अभी रोलर स्केटिंग क्या है, so वो अच्छा है. बिल्कुल. और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी बात की खेलों में महिला शक्ति की, 50% ऑफ द मेडल्स आर वन बाय फीमेल एथलीट्स. उन्होंने बताया कि हमारी बेटियों का सामर्थ्य क्या है, उन्होंने दिखा दिया. और आप रोलर स्केटिंग परस्यू करिए, परफेक्ट एग्जाम्पल आप एक तरह से बन सकती हैं, क्योंकि आप एक ऐसा स्पोर्ट परस्यू कर रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. It was really nice to hear when PM sir said that 50% of the medals were from women. So I think women power has finally come into action. So it's really nice to know that women are getting equal rights now, and there are a lot of girl children now who are also pursuing sports from families. So it's a really, really good fact, I think. आपकी अगर हम पर्सनल जर्नी की बात करें तो किस तरह से शुरुआत हुई रोलर स्केटिंग जैसे खेल से, कैसे जुड़ी और कितना मुश्किल रहा इस मेडल तक पहुंचना? जैसा मेरा जर्नी 2000 में चालू हो गया था स्केटिंग का, लेकिन एज अ प्रोफेशनल स्केटिंग में 2006 से चालू किया. जैसे हर एक एथलीट की कुछ ना कुछ कहानी होती है और डिफ़िकल्टीज़, अगर स्पोर्ट्स की देखोगे तो डिफ़िकल्टी वो आती रहती है. तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ थी क्योंकि हम लोग का सबसे पहले स्पोर्ट्स तो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था, तो इसमें परस्यू करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि क्वेश्चंस उठते थे कि क्यों कर रहे हो, क्या ये स्पोर्ट्स से क्या मिलेगा. लेकिन अभी ये मेडल जीतने के बाद जो हम लोग को सब जगह से अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वो एक बहुत स्पेशल फीलिंग है. और जो हार्डवर्क किया था हम लोग ने, जैसे मैं 2000 में चालू किया, आज 23 इयर्स हो गए मेरे, और हम लोग 2008 से एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल रहे हैं. 2010 में एशियन गेम्स का पार्ट था मैं. तो ये विक्ट्री मैं मेरे स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बिना हम लोग शायद से ये लेवल पे पहुँच नहीं पाते, और ये जो है इंडिया के लिए और हमारे स्पोर्ट्स के लिए. तो रोलर स्केटिंग के खेल में जो पदक आया है उसने भविष्य के लिए नई उम्मीद जताई है, और यही उम्मीद करते हैं कि रोलर स्केटिंग में इसी तरह से देश को और भी खिलाड़ी देखने को मिले और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे और भी पदक आए. कैमरा पर्सन शारदा के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, दिल्ली. और 19वें एशियाई खेलों में भारत का गौरव बढ़ाकर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों में 40% योगदान हमारे फौजियों का रहा है. फौज इन खिलाड़ियों को तराशने में अहम भूमिका निभाती है. हमारे संवाददाता विशाल बेरेस्टो ने कबड्डी और नौकायन में पदक जीतकर लौटे हवलदार अर्जुन और हवलदार पुनीत से खास बातचीत की. मेरे साथ दो चैंपियन खड़े हैं, दोनों फौज से हैं, दोनों हवलदार हैं और दोनों ही मुजफ्फरनगर से आते हैं. आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं हवलदार अर्जुन और हवलदार पुनीत. हवलदार अर्जुन ने कबड्डी में गोल्ड जीता है. फ़ौज का कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं अपने स्पोर्टिंग एक्सीलेंस के अंदर? सर, मैं 2018 में ज्वाइनिंग किया था मैंने, तो उसके बाद मैं अपने गेम में बहुत ही चेंज करता जा रहा हूँ और एक्सपीरियंस मेरा बढ़ता जा रहा है. सारे इवेंट आते जा रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस कराई है आर्मी से जितना ऊपर जाता जा रहा हूँ. तो मतलब कोचेस को भी थैंक यू कहना चाहूँगा मैं, जितना मुझे मेरी टीम ने, स्टाफ ने सपोर्ट किया है. आज उस लेवल पे खड़ा हूँ मैं जिसके लिए हम लड़ते हैं. कबड्डी में अभी कबड्डी ओलंपिक में नहीं आई है सर, तो एशियन गेम्स तक ही है कबड्डी, लेकिन हम इसमें गोल्ड मेडल लाए तो अपने आप में बहुत प्राउड फील हो रहा है. और क्यों ना हो प्राउड, गोल्ड मेडल होता है और आपने बड़ा योगदान दिया. 100 पार जो हमारा निशाना था. मेरे साथ है हवलदार पुनीत. हवलदार पुनीत ने 2 मेडल जीते हैं, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक, और वो भी रोइंग के अंदर. रोइंग बड़ा टफ कंपटीशन होता है और आपने तो 2 मेडल जीते हैं. जी सर, रोइंग में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट होती है वो आर्मी से ही होती है, क्योंकि जो रोइंग का इवेंट है ना, वो सबसे ज़्यादा मतलब आर्मी की तरफ से ही इंटरनेशनल मेडल ला रहे हैं. सिविल में भी रोइंग होती है, पर सिविल में वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही जो आर्मी दे रही है. तो मैं कहता हूँ सर, अगर इंटरनेशनल मेडल रोइंग में आते हैं ना, उस आर्मी की सपोर्ट के बिना आ ही नहीं सकते सर. अच्छा, ये बात बताइए कि जब कोई आर्मी का बंदा जाता है, मेडल जीत के आता है, तो वो एक स्टार बन जाता है, तो साथियों का क्या रुख रहता है आपके प्रति? साथियों का यही रोक रहता है कि वो मतलब इतना अच्छा फील करते हैं, वो खुद ही इतना फील अच्छा कर रहे हैं कि हमारी टीम से एक बंदा गया और गोल्ड लेके आया, तो उन्होंने अच्छे मेरा स्वागत भी किया है, अच्छे
बधाइयाँ दे रहे हैं सभी फोर्सेज। तो पहले मुझे लगता नहीं था इतनी फैसिलिटी थी, अब इतनी फैसिलिटी बढ़ गई। जैसे चीफ साहब है, सबको मोटिवेशन कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। तो एक प्लेयर के अंदर ही जागरूकता हो रही है कि हम और भी अपने देश के लिए नाम रोशन करें और गोल्ड मेडल लाएँ। अच्छा, आप दोनों की पलटन भी एक ही है? नहीं सर, अलग अलग सेंटर है। बंगाल इंजीनियरिंग का, अब मैं अलग सेंटर को, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर है। दोनों इंजीनियरिंग से? दोनों इंजीनियरिंग से सर। दोनों इंजीनियरिंग से हैं और दोनों मेडल विनर्स हैं, दोनों ने देश का नाम रोशन किया। और मुजफ्फरनगर के तो आप दोनों हीरो बन गए। हाँ जी बिल्कुल बन गए। जी सर, बिल्कुल। तो ये हैं हवलदार अर्जुन, हवलदार पुनीत, और इनके गले में ये है वो सम्मान जो देश का मान बढ़ाता है, तिरंगे को ऊपर लहराता है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो खेल समाचार के इस विशेष अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।